कैसे हैं आप सभी का पुनः हमारे इस स्पेशल सीरीज भारत की विदेश नीति में आपका स्वागत है। आप लोगों ने लोक नीति के पेपर को काफ़ी गंभीरता से पढ़ा, काफ़ी अपनी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जैसा कि आप लोगों ने बताया। इससे काफ़ी मनोबल मिला कि आप विषय को काफ़ी गंभीरता से समझ रहे हैं और मेरा यह प्रयास काफ़ी सफल हो रहा है। इसी प्रकार आप निरंतर इस भारत की विदेश नीति का जो हमारा सीरीज है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इसके माध्यम से आप विषय की जो मूल अवधारणा है, मूल कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हुए आप इसकी तैयारी कीजिएगा। चलिए हम विषय में आगे बढ़ें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं, जो व्यूअर्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले व्यूअर्स बहुत सीमित हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच पाए और हमें भी एक मनोबल मिले ताकि मैं आगे इस पर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं जिसके माध्यम से आप पॉलिटिकल साइंस को समझ पाएँ। और एक बात और कि अपने जो भी जानने वाले दोस्त हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि वह भी पॉलिटिकल साइंस को इसके माध्यम से अच्छे से समझ पाएं और विषय को अध्ययन कर पाएं। चलिए हम विषय में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इस मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाइएगा ताकि जो भी हमारा पीडीएफ है वह आप तक आसानी से पहुंच पाए बिना किसी रुकावट के। हमारा यह जो पेपर है भारत की विदेश नीति, इसका जो मूल संदर्भ है जो आपके सिलेबस के अनुसार समझने के ऊपर है वह है वैश्वीकृत दौर में यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत की विदेश नीति की क्या अवधारणा उभर के आई है, इसको समझने के ऊपर है जो आपके पेपर का मूल टाइटल है। हालांकि जो पहला यूनिट है वह पोस्ट कॉलोनियल एरा से लेकर अभी तक भारत की विदेश नीति किस तरीके से उभर के आई है उसको समझने के ऊपर है। हम इस मूल अवधारणा पर आगे बढ़ें सिलेबस के, उससे पहले जो विदेश नीति की मूल अवधारणा है, जो विदेश नीति की संरचना है, जो उसका अर्थ है, उसका मीनिंग है, उसको आप जरूर समझ लीजिएगा। क्योंकि आप एग्जाम में इंट्रोडक्शन पहला यूनिट या से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट यूनिट से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन भाग और उसके एक और पॉइंट बनाकर आप इस यूनिट को बिना स्किप किए बिना इसको लिखे हुए आप आगे मत बढ़िएगा, स्किप करके आगे मत बढ़िएगा क्योंकि आपका आंसर अधूरा हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट से जो भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, विदेश नीति में राष्ट्रीय हित की क्या स्वरूप है, विदेश नीति के निर्धारक तत्व और सिद्धांत और इसके उद्देश्य, इस मूल बातों को जरूर समझाने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि पूरी संभावना है कि जिस यूनिट पर हम अब बात करने वाले हैं उस पर सेपरेट क्वेश्चन आए। इस यूनिट को हम दो भागों में बांटकर बात करेंगे। एक यूनिट में विदेश नीति के अर्थ और उसके परिभाषा और इसके निर्धारक तत्वों को समझेंगे और दूसरा एक और भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान हो पाए और चीज़ों को आसानी से समझ पाए विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत को लेकर। हमको यह इस मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि जो भारत की विदेश नीति का जो मूल अवधारणा है, मूल संरचना है, उसको आप समझ लें। एक तरीके से यह जो यूनिट है वह न्यू का काम करेगा आपको आगे के जितने भी यूनिट है उसको समझने के लिए। क्योंकि जब आप विदेश नीति की बात करेंगे तो आप इंट्रोडक्शन में जरूर विदेश नीति की अर्थ और परिभाषा को परिभाषित करते हुए, उसके निर्धारक तत्वों को परिभाषित करते हुए तब आगे बढ़ें। अगर सेपरेट इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि विदेश नीति का क्या निर्धारक तत्व है या विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य से आप क्या समझते हैं और वैश्विक दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता उभर के आई है, तो आप इस पर पूरा फोकस कीजिएगा।
लेकिन आप जो भी क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे भी आप विदेश नीति को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जरूर विदेश नीति का अर्थ एवं परिभाषा के माध्यम से आप चीजों को व्याख्या कीजिएगा। देखिए, जो विदेश नीति की मूल अवधारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो विदेश नीति की नींव है किसी भी देश के संदर्भ में समझने की, हालांकि हम भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले 4 मुख्य बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। एक, विदेश नीति का अर्थ एवं उसकी क्या परिभाषा है, विदेश नीति हमें किसे कहते हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उभर के आता है वह होता है नेशनल इंटरेस्ट का, राष्ट्रीय हित का। इस बात पर जो मैं फोकस कर रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और इस यूनिट को एकदम खुले दिमाग से सुन लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। जब हम विषय में आगे बढ़ें तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो कि निर्धारक तत्व कैसे भूमिका निभाते हैं, राष्ट्रीय हित की क्या प्रासंगिकता उभर के आती है, कौन से हमारे मूल सिद्धांत हैं, क्या हमारा उद्देश्य है जिसके अंतर्गत भारत अपनी विदेश नीतियों का निर्माण करता हुआ आ रहा है। एक चीज आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा, वह है कि आपने पब्लिक पॉलिसी में एक टर्म पढ़ा है, नीति, पॉलिसी, और यहां भी विदेश नीति के संदर्भ में एक शब्द जुड़ा है, नीति, पॉलिसी। बात दोनों वही है, शब्द दोनों वही है, बस इसका परिप्रेक्ष्य बदल गया है। लोक नीति में आपको पढ़ना था कि भारत के डोमेस्टिक, घरेलू लेवल पर सरकार जो नीतियां बनाती है अपने नागरिकों के लिए, उसकी मूल अवधारणा को समझना था। और विदेश नीति में जो नीति को समझना है वह भारत की जो सरकार है, इसमें भी इस नीति के निर्धारण में ही सरकार की ही भूमिका उभर के आती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग संस्था है। जो विदेश मंत्रालय है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, और जो मंत्रालय है जो इसके लिए निर्धारित की गई है, जो सरकार की इकाइयां हैं, उसी के माध्यम से विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। तो जो नीति टर्म है उसी के संदर्भ में आप चीजों को इसको कोरिलेट कीजिएगा, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लोक नीति में जो नीतियां बनाई जा रही थी वह भारत के घरेलू मुद्दे को लेकर बनाई जा रही थी, और विदेश नीति में आप लोगों को यही समझना है कि भारत से बाहर जो अन्य देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य देश हैं, उसके साथ कैसा संबंध रखना है, किस प्रकार की नीतियां बनानी है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसके लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है वह विदेश नीति के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें विदेश नीति का अर्थ है परिभाषा, राष्ट्रीय हित की प्रासंगिकता, हम आगे बात करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि कोई भी विदेश नीति, किसी भी देश का विदेश नीति, चाहे भारत का हो, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, जिसमें भले ही अभी तालिबान का संगठन है, लेकिन वह भी अगर किसी देश के साथ कोई नीति बना रहा है तो वह भी अपने ही देश के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा। अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो, इटली हो, चाहे किसी भी विचारधारा का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, कैपिटलिस्ट विचारधारा का हो, सोशलिस्ट विचारधारा का हो, या आप तानाशाह हो, मिलिट्री सैनिक शासन देश हो, कोई भी देश अपनी विदेश नीति का जब निर्धारण करता है किसी दूसरे देश के संदर्भ में, तो वह सबसे पहली प्राथमिकता देता है कि उसका राष्ट्रीय हित क्या है, उसका अपना हित क्या है। अपने हित को परे रख कर कोई भी देश अपने विदेश नीति का निर्धारण नहीं करता है। इस बात को आप एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। यह एकदम न्यू है, यह जड़ है। इसी के बाद और भी जो भी बात आएंगी, हमारा पूरा ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो हम विदेश नीति को पढ़ने की बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजिंग एरा में, ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में विदेश नीति क्या है, उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट ही है कि आज भारत का क्या राष्ट्रीय हित है अपना, उसके संदर्भ में अपनी नीतियां बना रहा है। पाकिस्तान के साथ क्या उसका इंटरेस्ट है, चाइना के साथ क्या इंटरेस्ट है, इजराइल के साथ क्या इंटरेस्ट है, फिलिस्तीन के साथ क्या इंटरेस्ट है। अभी देखिए 2 वार भी हो रहे हैं यूक्रेन और रसिया में, तो दोनों देशों के साथ भारत का अपना राष्ट्रीय हित क्या है, किसके साथ कैसा संबंध रखना है, किससे हमारा नुकसान हो सकता है, लाभ हो सकता है, उसी के संदर्भ में अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण करता है। तो नेशनल इंटरेस्ट को जरूर आप मेंशन कीजिएगा। अगर नहीं भी पूछता है तो भी आप
इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में राष्ट्रीय हित की प्रासंगिकता विदेश नीति के संदर्भ में जरूर आप मूल्यांकन कीजिएगा। उसके बाद तीसरा हिस्सा उभर के आता है विदेश नीति के निर्धारक तत्व। कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, बनाने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रति 5 साल के बाद यहाँ सरकार बदल जाती है, नहीं भी बदलती है तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। कोई भी सरकार हो, किसी भी देश अपनी विदेश नीति बनाती है तो वह पूरे अपने उसका जो निर्धारक तत्व है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कुछ और विदेश नीति था और भारतीय जनता पार्टी का एक 360 बदल जाए, पूरी तरीके से अलग विदेश नीति बना दे। नहीं, किसी भी देश के जब विदेश नीति का निर्माण किया जाता है तो कुछ फैक्टर होते हैं, निर्धारक तत्व होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। उसको इग्नोर करके कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्माण नहीं करता है। इसके संदर्भ में हमें अध्ययन करना है। और जब भी कोई देश अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है तो उसके अपने कुछ मूल उद्देश्य होते हैं और अपना कुछ सिद्धांत होता है। भारत के भी अपने मूल उद्देश्य हैं, सिद्धांत है, जिसके दायरे में वह अपनी नीतियों का निर्माण करता है। इसी के संदर्भ में हमें इस पूरे यूनिट्स को समझना है और हमारा पूरा यूनिट जो है इसी बेस के ऊपर है, चाहे वह ग्लोबलाइज ईरा हो या वर्तमान समय में पूछा जाए या किसी भी संदर्भ में पूछा जाए। यह न्यू है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा कि विदेश नीति क्या है, उसके अर्थ और परिभाषा को समझ लें। विदेश नीति में राष्ट्रीय हित की क्या प्रासंगिकता उभर के आती है, विदेश नीति के लिए कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं और भारत की जो विदेश नीति है उसका क्या सिद्धांत है और उसका क्या उद्देश्य है। इसके दायरे में ही आप पूरे पेपर को आगे पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। अगर भारत और चाइना के बीच में विदेश नीति के संबंधों का अध्ययन करना है तो आपको यह बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि भारत का अपना राष्ट्रीय हित क्या है। भारत जो विदेश नीति बनाने जा रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं ना कि भारत अभी तक पूरा रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आ रहा था, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आ रहा था और किसी देश की स्वतंत्रता खतरे में आ जाए वैसी विदेश नीति बना ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह न्यू है विदेश नीति को समझने के लिए। इस पेपर को बिल्कुल, इस यूनिट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यह एकदम दिमाग में होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन किसी भी फ्रेम में पूछे, यह बात आप आंसर में जरूर इंडिकेट करना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं विदेश नीति के अर्थ और परिभाषा। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को जोड़ देकर कह रहा था कि इस न्यू को आप समझ लेंगे विदेश नीति के संदर्भ में तो आपको विषय को समझने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई कठिनाई नहीं उभर के आएगी। देखिए, विदेश नीति के अर्थ और परिभाषा को समझने के लिए विदेश नीति वह एक रणनीति है जिसके माध्यम से कोई देश अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ कैसा संबंध रखना है, कैसा उसका संचालन करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, उसका निर्धारण करता है विदेश नीति के माध्यम से। कि हमें पाकिस्तान के साथ किस तरीके से संबंध रखना है, चाइना के साथ किस तरीके से संबंध रखना है, अगर वार हुआ है इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच में तो हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमें किस तरीके से संबंध रखना है। ये इसका पूरा रूपरेखा कोई भी देश और उसकी सरकार बनाती है, निर्धारित करती है, वह सभी उस देश के विदेश नीति के दायरे में आती है। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक देश दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। आज जब आप विदेश नीति के संदर्भ में बात करते हैं तो कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है कि अपनी पूरी आवश्यकता को पूरा कर ले। किसी देश के पास खनिज नहीं है तो किसी के पास पेट्रोलियम नहीं है, तो किसी के पास अनाज नहीं है, तो किसी के पास पानी नहीं है, तो किसी के पास और संसाधन नहीं है, किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और एक देश दूसरे देश के साथ अपनी निर्भरता के साथ संबंध बनाकर विदेश नीतियों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आप भी भारत में देखते हैं कि कभी कभी क्राइसिस आ जाती है, कभी प्याज को लेकर क्राइसिस आ जाती है, कभी तेल को लेकर क्राइसिस आ जाती है, कभी किसी मुद्दे को लेकर क्राइसिस आ जाती है। तो सरकार का जोर होता है कि कैसे हम आयात निर्यात को रेगुलेट करें, कैसे हम किसी देश के साथ अच्छा संबंध बनाएं ताकि वह अच्छे से हमारे देश में आयात निर्यात कर सके।
भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रारंभ के कालों में पूरे विश्व का भ्रमण किया। वह सिर्फ घूमने के लिए नहीं जा रहे थे, वो यही विदेश नीति के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए आगे जा रहे थे कि हमें कैसे अपने नीतियों को आगे संचालित करना है। और इसी के संदर्भ में उभर के आता है विदेश नीति एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार में परिवर्तन लाने के ऊपर जोर देता है। राज्य का मतलब देश। वैश्विक लेवल पर हमेशा आप लोगों को यह टर्म दिखाई सुनने को मिल सकता है राज्य, लेकिन वहां उसका मूल संदर्भ देश से होता है। विदेश नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी देश वैश्विक स्तर पर अपने व्यवहार को करता है कि उसे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। इसी प्रकार विदेश नीति का जो मूल अवधारणा है वह किसी भी एक देश का वैश्विक लेवल पर अपने डिसीजन को लागू करने के साथ होता है कि वह कैसा निर्णय ले, यह विदेश नीति का हिस्सा है। इसके संदर्भ में आप पूरे विदेश नीति के मीनिंग और उसकी परिभाषा को परिभाषित कर दीजिएगा। जो लोक नीति के संदर्भ में, जैसा कि हम फिर दोहरा रहे हैं कि लोक नीति के संदर्भ में जो नीति का संदर्भ है, एक सरकार अपने डोमेस्टिक लेवल पर अपने नागरिकों के लिए बनाता है, वैसे ही विदेश नीति में जो नीति का संदर्भ है वहाँ भी बनाने का उत्तरदायित्व तो सरकार का ही है। और वह विश्व के अन्य देशों के साथ कैसा संबंध रखना है, कैसे उसे रेगुलेट करना है, कैसे उसे संचालित करना है, उसको विदेश नीति के दायरे में संपादित करने की कोशिश करता है और बनाता है, जिसके माध्यम से वह अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सके। विदेश नीति का आखिरी उद्देश्य होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को बना सके, फुलफिल कर सके। जैसे आप चलिए हम आगे बात करेंगे उस एग्जाम्पल के ऊपर। किसी देश की विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति बनाता है, चाहे भारत अपनी विदेश नीति बनाए, तो उसके हित में भी राष्ट्रीय हित ही होता है। अगर भारत साउथ एशिया के देशों में अपने जो दक्षिण भारत के जो देश हैं, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, उनके किसी भी देश के साथ, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, किसी भी देश के साथ कोई भी विदेश नीति बनाता है तो उसका बेसिक उद्देश्य होता है कि उसका क्या है, अपना इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। जैसे कोविड के दौर में देखा होगा आप लोगों ने कि भारत ने टीका निर्यात किया था। निर्यात का मतलब दिया था दूसरे देशों को सहायता के लिए। तो यह भी इसकी एक रणनीति का हिस्सा होता है कि कैसे उसके माध्यम से किसी के संकट की घड़ी में खड़ा होकर अपने नीतियों के माध्यम से उसका अपने संबंधों को मजबूत कर सके। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय हित वह अवधारणा है जिसके माध्यम से कोई भी देश अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय हित का मतलब समझिए कि हमारा अगर इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तभी हम अपनी नीतियां बनाएंगे। जैसे भारत के संदर्भ में आप लोगों ने अगर इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा होगा कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर जो अमेरिका और जो पूंजीवादी देश थे उनके द्वारा बनाया जा रहा था कि और भी देश इसमें शामिल हुए और परमाणु शक्ति न बन पाए, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि परमाणु जो न्यूक्लियर एनर्जी है वह किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वह साइन कर देता तो उसको बाध्यता हो जाती ताकि वह परमाणु परीक्षण न कर पाता, तो उसकी सुरक्षा भी प्रभावित होती और उसका डेवलपमेंट भी प्रभावित होता। तो वैसे दौर में भारत ने इस नीति पर हस्ताक्षर नहीं किया, भले ही कितना अच्छा संबंध होने के बाद भी। क्यों? यहाँ पर उसका राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा था। वैसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। जैसे भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कोल्ड वार के दौर में। पूरा विश्व जब शीत युद्ध के दौर में गुटों में विभाजित हो रहा था तो भारत को लगा कि हमारा राष्ट्रीय हित उसी में है कि हम इन गुटोबाजी से अलग रहें, एक गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए अपना विकास करें। तो यह जो नीति होती है ना, कोई भी नीति, वह सभी कुछ विदेश नीति राष्ट्रीय हित के ही दायरे में उभर कर आती है। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अलावा किसी भी विषय पर निर्धारित नहीं की जा सकती। विदेश नीति का जो मूल संदर्भ होता है वह नेशनल इंटरेस्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन नहीं भी आए तो आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में राष्ट्रीय हित की जो भूमिका प्रासंगिकता है जरूर आप मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही नींव है, यहीं से कोई देश अपनी विदेश नीतियों का निर्धारित करता है, उसको बनाने की कोशिश करता है।
चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, शीत युद्ध का दौर हो या गुट निरपेक्षता का दौर हो, भारत ने जो भी अपनी विदेश नीति बनाया वह सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बनाया। ऐसा नहीं कि वह किसी देश के दबाव में आकर अपनी नीतियों का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए राष्ट्रीय हित किसी भी देश के विदेश नीति के लिए सबसे प्राथमिकता के साथ उभर कर आती है। अगला हमारा जो पॉइंट है विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के रूप में, देखिए जब भी कोई देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, किसी देश के साथ कोई संबंध बनाता है, तो उसके कुछ निर्धारक तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। भारत भी अपनी विदेश नीति बनाता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, जनता पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या वीपी सिंह की सरकार हो, बीच में जिसकी भी सरकार हो, लेकिन जो भी वो विदेश नीति बनाएगा तो उसके जो कुछ अपने निर्धारक तत्व हैं, कुछ अपनी परंपराएं हैं, कुछ अपने इतिहास हैं, कुछ अपने मूल्य हैं, कुछ अपने वैल्यूज हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। जैसे भारत शुरू से ही साम्राज्यवाद का विरोध करता है, उपनिवेशवाद का विरोध करता है, रंग भेद का विरोध करता है। तो आज अगर कोई देश किसी देश के स्वतंत्रता के ऊपर खतरा है तो भारत उस देश के साथ संबंध नहीं बनाएगा, उस देश के साथ विदेश नीति नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका इतिहास अलाउ नहीं करेगा, गवाही नहीं देगा। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर जो होते हैं ना, निर्धारक तत्वों के रूप में उभर के आते हैं, जो विदेश नीति के निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये निर्धारक तत्व आज के ही है, यह काफी प्राचीन समय से भारत की जो मान्यताएं चली आ रही है वह सभी आपको प्रभावित कर रही है। जैसे भारत की एक पूरी लंबी प्राचीन इतिहास परंपरा रही है, जिसमें आप लोगों ने बुद्ध को देखा, जैन को देखा, सूफीज्म को देखा, पूरा आपने गांधी के विचार को देखा, अंबेडकर के विचार को देखा, लोहिया के विचारों को देखा। यह हमारा नींव है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। तो आज हमारा कोई देश अगर किसी देश के साथ विदेश नीति बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई देश अहिंसा के मार्ग को अपना दे। भारत अहिंसा के मार्ग को अपनाकर कोई विदेश नीति बना ले। भारत परमाणु शक्ति भी बनाया, परमाणु संपन्न देश भी बना, तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि वह शांतिपूर्ण कार्यों में इसका उपयोग करेगा, किसी देश के विनाश के लिए और युद्ध के लिए नहीं इसका प्रयोग करेगा, और सिर्फ अपनी सुरक्षा में इसका प्रभाव देगा। और इसके साथ साथ नेहरू के विचारों की भी सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता उभर के आती है, जैसा कि आपने नेहरूवादी दृष्टिकोण में देखा था लोक नीति के संदर्भ में। क्योंकि भारत के यह विदेश नीति के निर्माता भी माने जाते हैं। 1947 में के बाद सबसे पहले नेतृत्व नेहरू के ही हाथों में थी, और जो विदेश नीति का जो प्रमुख होता है वह देश का प्रधानमंत्री होता है। उसी के दायरे में किसी भी विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। बिना प्रधानमंत्री की सहमति के कोई भी विदेश नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता है, किसी भी देश के साथ कोई संबंध नहीं रखा जा सकता है। तो नेहरू की काफ़ी प्रासंगिकता उभर के आती है विदेश नीति के निर्धारण के संदर्भ में। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि नेहरू का जो विचार है, जो मूल्य हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, उसको इग्नोर करके हम आज कोई विदेश नीति नहीं बना सकते हैं। चलिए हम कुछ निर्धारक तत्व हैं जिसको हम देख लें। पहला आता है भूगोल। जो देश की भौगोलिक स्थिति होती है, आपके उत्तर में हिमालय, आपका पूरा समुद्री क्षेत्र जो सामरिक से काफ़ी प्रभावशाली है, संसाधनपूर्ण है, दक्षिण एशिया का सबसे प्रभावशाली देश है भारत भौगोलिक रूप से। ये सारे जो फैक्टर हैं भौगोलिक रूप से, यह आपकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, निर्धारक करते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत कैसा विदेश नीति का निर्माण करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए किस तरीके से विदेश नीति का निर्माण करेगा। इसमें भूगोल की काफ़ी प्रासंगिकता है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि इतिहास परंपराओं का, उसी प्रकार से प्रासंगिकता उभर के आती है। जैसे भारत का एक इतिहास रहा है कि भारत एक उपनिवेशवाद का विरोध रहा है, साम्राज्यवाद का विरोध रहा है। गांधी, नेहरू, पटेल जैसे राष्ट्र जो निर्माता रहे हैं, उनका जो मूल्य रहा है सहनशीलता का, अहिंसा का मूल्यों के ऊपर जोर, जाति भेद का विरोध, रंग भेद का विरोध, आज जो भी भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण करने जाता है, इन मूल्यों को जरूर वह अपने प्राथमिकताओं में रखता है।
इसी प्रकार देश का जो आर्थिक स्वरूप है और सैनिक ताकत है वह भी विदेश नीति के निर्धारण में उसी प्रकार से प्राथमिकता उभर के आती है। जो देश जितना आर्थिक रूप से संपन्न होगा और मिलिट्री रूप से ताकतवर होगा वह उतना ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रख पाएगा, अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर पाएगा। अगर भारत दक्षिण एशिया में प्रभावशाली नहीं रहे, ताकतवर नहीं रहे, तो वह अपने पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव नहीं साबित कर पाएगा। तो इस संदर्भों में यह जो कारक है उसकी भी प्रासंगिकता उभर के आती है। उसके साथ साथ विचारधारा की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि बुद्ध, अशोक, जैन, सूफीज्म, गांधीज्म, अम्बेडकर, ये विचार, इनके विचारों को नकार कर भारत कोई अपनी विदेश नीति का निर्माण नहीं करता है। जब भी अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है, ये इसके जो मूल्य हैं, विचार हैं, भारत उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है, साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है, इन सारे मूल्यों के ऊपर, विचारों के ऊपर अपनी नीतियों का निर्माण करता है। भारत धर्मनिरपेक्षता का प्रबल समर्थक रहा है, लोकतंत्र का प्रबल समर्थक रहा है। तो जितनी भी लोक नीति का निर्माण करता है, विदेश नीति का निर्माण करता है, उसमें यह विचारधाराएं उसके प्रमुख कारक के रूप में उभर के आती है। इसके साथ साथ आखिर में हम इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी देश के विदेश नीति के निर्धारण में सिर्फ घरेलू कारक ही नहीं निर्धारक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारक, जो बाह्य कारक है, वह भी प्रभावित करते हैं कि विश्व में क्या चल रहा है। जैसे प्रारंभ से देखिए 1947 के समय से, तो बाह्य कारक में वर्ल्ड वार का दौर विदेश नीति को प्रभावित किया, गुटबंदी का जो दौर था, शीत युद्ध का जो दौर था, उसने विदेश नीति को प्रभावित किया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका जो मूल्य है, वैल्यूज है, एक अंतर्राष्ट्रीय कारक के रूप में, वह भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, क्योंकि भारत एक संस्थापक देश रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का। उसके जितने भी सिद्धांत है उसका पूरा समर्थन करता है। तो भारत अपनी विदेश नीतियों के निर्माण में ऐसा कोई नीति का निर्माण नहीं करता है किसी देश के साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यों के खिलाफ हो। और विदेश नीति के निर्धारण में नेहरू के प्रभाव की काफ़ी प्रासंगिकता उभर के आती है, और इसके संदर्भ में आप विदेश नीति को समझने के ऊपर जोर देते हैं। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक रहा विदेश नीति की मूल अवधारणा को समझने को लेकर, कि विदेश नीति के संदर्भ में उसका अर्थ, परिभाषा, राष्ट्रीय हितों की प्रासंगिकता और निर्धारक तत्व की क्या भूमिका उभर के आती है। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेंड कीजिएगा, नहीं भी आता है इस क्वेश्चन को तो जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, उसमें इस पोर्शन को जरूर शामिल कीजिएगा कि विदेश नीति के इंट्रोडक्शन में अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके राष्ट्रीय हित और संक्षेप में ही निर्धारक तत्व। अगले वीडियो में हम सिद्धांत और उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, ताकि विदेश नीति का जो पूरा एक संरचना है, स्ट्रक्चर है, वह आप समझ पाएं। और जब भी आप अब वैश्वीकृत दौर में भारत की विदेश नीति को अध्ययन करने आगे बढ़ें तो आपको यह कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो को गंभीरता से आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो है आप तक मिल जाए। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ और हमें भी एक आत्मबल मिले वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और विदेश नीति के निर्धारण में विदेश नीति का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।